गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों तक अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी में आगे न्यायिक शक्तियाँ जो है इसका अध्ययन करेंगे। देखो, वैसे तो आपको पता है कि न्यायिक शक्तियाँ जो है वो न्यायपालिका को प्रदान की गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ जो है उनका प्रयोग करता है। जैसे कि अनुच्छेद जो 72 है उसके अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति जो है उनको क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्षमादान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। न्यायालय के द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति जो हैं उनके संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है, दंड को कम करने का अधिकार है, या दंड जो है उसको बदलने की शक्ति भी प्राप्त है। और ये सारी पावर्स जो है इनका प्रयोग जो है वो राष्ट्रपति 3 मामलों में कर सकता है। सबसे फर्स्ट, उन सभी मामलों में जहाँ पर दंड जो है वो किसी सैनिक न्यायालय जो है उसके द्वारा दिया गया हो। दूसरा, उन सभी मामलों में जहाँ दंड ऐसे अपराध के लिए दिया गया हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आते हो। संघ की कार्यपालिका, देखो, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संघ के अंदर होता है, केंद्र के अंदर होता है, और राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है उसके अधीन वो मामला आना चाहिए, संघ के अंतर्गत वो मामला आना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है वो उसमें क्षमादान कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है दंड में। फिर उन सभी मामलों में जिसके अंदर मृत्युदंड दिया गया हो, मतलब अगर नागरिक किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है कोर्ट ने, तो उसको कम करना या ख़त्म करने का जो अधिकार है वो भी राष्ट्रपति के पास में होता है। ठीक है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान संबंधी जो शक्ति है उसका राज्य के राज्यपाल, सैन्य न्यायालय जो है उनके सैन्य अधिकारी को क्षमादान शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि जो राज्यपाल की शक्तियां हैं वो उसकी अपनी शक्तियां हैं, जो सैन्य न्यायालय के जो सैनिक अधिकारी हैं वो भी जिनको क्षमादान कर सकते हैं वो उनको क्षमादान दे सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति का इन लोगों पर जो भी शक्तियाँ इनको दी गई हैं उन शक्तियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। और इस शक्ति का जो प्रयोग है, न्यायिक शक्ति का जो प्रयोग है, वो राष्ट्रपति मंत्रियों के परामर्श से करेगा। ठीक है। तो ये है न्यायिक शक्तियाँ। अब जो इनकी शक्तियाँ आती हैं, कल मैंने आपको बताया था 2 भागों के अंदर विभाजित है। अब आती है आपातकालीन शक्तियाँ। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। 3 अनुच्छेद हैं, इनके तहत आपातकाल लगाया जाता है। 352, 356 और 360। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगता है वो कब लगता है? युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में। मतलब मान लीजिए देश के अंदर कोई युद्ध हो रहा है, या कोई बाहरी आक्रमण हो गया है, या फिर कोई सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपका अनुच्छेद 352 है उसके तहत आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को ये आभास हो जाता है कि पूरे भारत के अंदर या किसी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, तो वो घोषणा कर सकता है आपातकाल की। ठीक है। अभी तक ये आपातकाल जो है ये 1962 के अंदर जो भारत चीन युद्ध हुआ था, या 1971 के अंदर जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, या अगर आप देखेंगे जून 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस समय पर जो आपातकाल लगा था वो अनुच्छेद 352 के तहत जो है वो लगाया गया था। ठीक है। और अब जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है इसके तहत अब आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल नहीं लगता है, और इसकी जगह कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। दूसरा है 356, इसमें है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता।
मतलब कि राष्ट्रपति को या तो राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या किसी अन्य माध्यम से अगर ये ज्ञात हो कि किसी राज्य या उसके किसी भाग का शासन संविधान के नियमों के अनुसार चलाना संभव नहीं हो रहा है, तो वो 356 के तहत आपातकाल जो है उसकी घोषणा कर सकता है। और इस समय पर राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद जो है उसको बर्खास्त भी कर सकता है। तो अगर वो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगा तो एक जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसके अंदर इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, क्योंकि उस समय सारी शक्तियाँ किसके पास में आ जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। ठीक है। और ऐसी घोषणा जो होती है वो 2 महीने के भीतर संसद के समक्ष रखी जाएगी, और जहाँ पर दोनों सदन जो हैं उनका अनुमोदन आवश्यक होता है, उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है। प्लस अगर आपको इस राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी रखना है तो वो केवल कब रहेगा जबकि पूरे देश में 352 के तहत आपातकाल लगा हुआ है और निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर देता है कि इस समय पर चुनाव कराने संभव नहीं है, तभी इसको 1 वर्ष से अधिक तक के लिए लगाया जा सकता है। और किसी भी स्थिति में 3 साल से अधिक तक के लिए ये आपातकाल नहीं लग सकता। और अगर आप देखेंगे तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो है वो इसी का प्रयोग किया गया है, 100 बार से भी अधिक जो है वो ये आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है। और जो थर्ड आता है वो आता है 360 वित्तीय आपातकाल है। ये वित्तीय आपातकाल यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के वित्त के स्थायित्व को खतरा है या वो संकट में है, तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ये जो आपातकाल है ये भी 2 महीने के अंदर अंदर संसद में रखा जाना चाहिए। संसद का अनुमोदन जो है वो इसमें आवश्यक होगा, तभी ये आपातकाल आगे जारी रह सकता है। और इस अगर वित्तीय आपातकाल लगा होता है तो जो भी अधिकारी वर्ग हैं जिनमें कि आपके न्यायाधीश जो हैं वो भी शामिल हैं, उनके वेतन और भत्ते जो होते हैं उनमें भी कटौती की जा सकती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी तक एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया है। वित्तीय आपातकाल एक बार